वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर सीरीज में आपने अभी तक स्टडी किया है फॉरेन की कंस्ट्रेंट को, जहां पर देखा है कि किस तरीके से ऑन डिलीट नो एक्शन चलता है। और अगर ऑन डिलीट कास्केड की बात करी जाए सेल्फ रेफरेंशियल टेबल पर, तो वो पॉइंट मैंने अभी छोड़ा हुआ है, उसको मैंडेटरी वीडियो में अपलोड नहीं करूंगा, उसको मैं ऑप्शनल वीडियो में अपलोड करूंगा। और उसके मजे देखिएगा कि उसका इंप्लीमेंटेशन कितना जबरदस्त होता है आपके लिए। प्लस कल कुछ बच्चों का कंफ्यूजन आया था ये कि सर पॉसिबल और डिस्टिंक्ट क्या होता है, तो बिल्कुल इस चीज को मैं आज क्लियर कर दे रहा हूं। पॉसिबल ही आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर कहीं भी मैंने डिस्टिंक्ट नाम से कुछ यूज कर लिया है, तो वो लेक्चर में वर्ड यूज कर लिया होगा, उसको हटा देना। पॉसिबल का मतलब होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। पॉसिबल इक्वल टू रिमूव डुप्लीकेट्स, बस इतना ही आपको याद रखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉसिबल और रिमूव डुप्लीकेट्स आप बिल्कुल हटा दीजिएगा, 2 मिनट में आपको कहानी पता लग जाएगी। सो दैट्स गेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस वो इतना बोल देंगे आपसे कि भैया बताइए तुरंत कितने पॉसिबल सुपर कीज होंगे। अगर कितने पॉसिबल सुपर कीज होंगे, उसका मतलब हो जाएगा कि आपको रिमूव डुप्लीकेट्स हटा के ही बात करनी है ना। और आप कॉमन सेंस की बात है ना यार, क्यों हम किसी डुप्लीकेट को काउंट करके रखेंगे? तो वो तो चीज़ हमारे लिए बेकार है, गार्बेज है, उसको हम हटा के ही बात करेंगे। तो डुप्लीकेट्स को हटा के जो कुछ भी बचे वही वो पूछ रहे हैं गेट वाले। इतना समझ हमारे पास होना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूं आज एक ऐसे खास टॉपिक की जिसको बोलते हैं रिलेशनल एल्जेब्रा। अब ये एक्चुअली में हमारे मैथमेटिक्स के रिलेशनल कॉन्सेप्ट से इंस्पायर है। इसकी मैं पीछे की पूरी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं कि फला फला एल्जेब्रा क्या है और ढिमका एल्जेब्रा क्या है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट की बात करने वाला हूं सबसे पहले कि हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी थ्योरी पर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है रिलेशनल एल्जेब्रा पर। और सीधा अगर इसका वेटेज की मैं बात करता हूं, तो 2 नंबर 2 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा बेटा। 2 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जनरली गेट में इसमें 2 मार्क्स को आपको देखने को मिलता है। मैं सीधी शुरुआत करता हूं कि रिलेशनल एल्जेब्रा क्या है। ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग प्रोसीजर है। आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं डेटाबेस की, उसी को लिखने का, उसी की प्रोग्रामिंग का एक तरीका है ये। फिर मैं बता रहा हूं, मैं एक ऊपर सरफेसियल लेयर पर इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये है क्या रिलेशनल अलजेब्रा। तो एक तरीके से डेटाबेस पर ऑपरेशंस करने के लॉजिक को लिखने का एक तरीका हुआ करता था। ठीक, बट आजकल एसक्यूएल है, लेकिन हम रिलेशनल अलजेब्रा की भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गेट में आता है। तो शुरुआत करते हैं कि हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमेशा क्वेरी के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, उस क्वेरी को आप क्वेरी कह लो, प्रोग्राम कह लो, कुछ भी कह लो। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्वेरी और प्रोग्राम क्या एक ही होते हैं? बिल्कुल भाई साहब, एक ही होते हैं। अब बात यह है कि ये डीबीएमएस के प्रोग्राम होते हैं, डीबीएमएस के लिए लिखे जाते हैं, डीबीएमएस को समझाने के लिए। जैसे आप जावा का लिखते हैं, जैसे आप सी का लिखते हैं, पाइथन का लिखते हैं, वैसे ही डीबीएमएस में क्वेरी या प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन क्वेरी या प्रोग्राम की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेजेस है, रिलेशनल अलजेब्रा एक लैंग्वेज है। तो इस तरीके की ये अपनी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम अपने ऑपरेशंस को डीबीएमएस से करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमको कुछ इंसर्ट करवाना है, हमने कहा फला फला इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की रख दो। तो ये चीज डीबीएमएस समझेगा कैसे? ये डीबीएमएस समझेगा जब हम उसको एक प्रोग्राम या क्वेरी के फॉर्म में देंगे, और वो क्वेरी किसी ना किसी एक लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो हम फॉर एग्जाम्पल इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिंक करते हैं जैसे जावा से करते हैं, पाइथन से करते हैं, जावा स्क्रिप्ट से करते हैं, एंगुलर रिएक्ट कुछ भी आप ले लेते हैं, तो उसी तरीके से हम इस चीज को करते हैं। जिसमें जहां पर मैं पहला टॉपिक पिच करने वाला हूं वो रिलेशनल अलजेब्रा है। यहां पर अगर हमें अपना काम करवाना हो डीबीएमएस से, तो हम अपनी ऑपरेशंस को कैसे पुट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले
हमको इसके ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहां पर वर्ड ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऑपरेटर, ऑपरेटर्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहां पर ऑपरेटर्स में आपको दो ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे, एक बेसिक ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे और एक ड्राइव्ड ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। ड्राइव्ड ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। बेसिक ऑपरेटर और ड्राइव्ड ऑपरेटर्स। बेसिक और ड्राइव्ड ऑपरेटर्स क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे हमारा जूल जो है वो ड्राइव्ड ऑपरेटर्स है, बट मीटर हमारा बेसिक ऑपरेटर्स है। तो यहां बेसिक ऑपरेटर और ड्राइव्ड ऑपरेटर की बात आती है। कुछ के नाम मैं मेंशन कर देता हूं, आपको सीधा सीधा समझाता जाऊंगा और वहीं बताता जाऊंगा कि कौन बेसिक है कौन ड्राइव्ड है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको याद रट्टा मारना नहीं है, आपको कहीं से भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक ऑपरेटर की बात करें हम, तो हमारा फॉर एग्जांपल पाई एक ऑपरेटर आता है, एक सिग्मा ऑपरेटर आता है, एक क्रॉस ऑपरेटर आता है, माइनस ऑपरेटर आता है। ये सारे हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा एक डिवीजन ऑपरेटर आता है, एक नेचुरल ज्वाइन ऑपरेटर आता है, ये सब ड्राइव्ड ऑपरेटर होते हैं। जो भी बेसिक ऑपरेटर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं उन्हीं को ड्राइव्ड ऑपरेटर कहते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं अपनी इस कहानी की बेसिक ऑपरेटर्स से, और पहला बेसिक ऑपरेटर्स क्या होता है उसके डिटेल के बारे में समझेंगे, उसके सारी कथा कहानी समझेंगे, नाना नानी मम्मी पापा उसका सब समझेंगे हम। तो मैं सबसे पहले पिच करता हूं आपके सामने एक बेसिक ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स, ये बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेट्स डिस्क्राइब यू। मैं इसको आपको डिस्क्राइब करता हूं। तो सबसे पहला बेसिक ऑपरेटर आता है पाई। ये वो वाली मूवी नहीं है पाई, ये पाई है। इसको लिखने का सिंबल जो होता है वो ये होता है पाई, सभी लोग जानते हैं। लेकिन डेटाबेस से इसका क्या कनेक्शन है पाई का? सिंपल अगर मैं एक लाइन में आपको याद कराना चाहूं तो पी फॉर पाई, पी फॉर प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। पी वर्ड से मैच करा लेना, दिस इज पी, दिस इज पी, प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को निकाल के बाहर फेंकने का, कॉलम्स को निकाल के बाहर फेंकने का जो काम करता है वो पाए करता है सिंपली। तो अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है और वो टेबल है स्टूडेंट। वो टेबल है स्टूडेंट जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी भी है भाई साहब, हमारे पास स्टूडेंट नेम भी है भाई साहब, और हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स भी हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। एक छोटा सा डेटाबेस हमने बना लिया है। और ये देखो एसआईडी का कॉलम रहा, और ये टेबल में एस नेम रहा, एस नेम रहा, और ये आपका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टेबल को, और ये मार्क्स, मार्क्स कह लो, मार्क कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये यहाँ पे अब मैंने कुछ एंट्रीज आपकी ले ली, और मैंने ये एंट्रीज ले ली कि भैया स्टूडेंट S1, आईडी S2 और S3, ये तीन, इनका नाम हम ले लेते हैं विक्रम, और हमारा तो फेवरेट वही देखो रवि, अभिषेक, यही सब हमारे दोस्त हैं तो हमने उनके नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, अभिषेक और ये। और मार्क्स इनके ले लिए 80, 85, 90, कुछ ऐसे। तो मैंने अब यहाँ पर आपको पाई के बारे में मुझे समझाना है कि पाई एग्जैक्टली क्या काम करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। तो टेबल का नाम आपने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल का नाम लिखने के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और फिर पाई भाई साहब को बुलाएंगे, और पाई भाई साहब में नीचे एक इसका प्रीफिक्स चिपका देंगे। जिस कॉलम में आप इंटरेस्टेड हैं निकालने में, जिस कॉलम को निकालने में इंटरेस्टेड हैं, कहाँ से, पूरी टेबल से। तो पूरी टेबल से जिस कॉलम को निकालने में इंटरेस्टेड हैं आप, वो कॉलम निकालने का काम पाई करेगा। तो कहानी कैसे चलेगी, ये पूरी टेबल से मैं एसआईडी कॉलम निकलवाना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ पाई। तो जैसे ही आपने पाई निकाला तो ये आपको आउटपुट क्या देगा,
ये आपको आउटपुट देगा, एक कॉलम निकाल के दे देगा, एक कॉलम निकाल के दे देगा लाइक दैट, ये कॉलम, और शायद ये आपके उस पे, तो यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये SID आ गया और ये आपका कॉलम निकल के आ गया S1 S2 S3। तो यहां पर सीधा सीधा हमने प्रोजेक्ट कर लिया कि 3 कॉलम में से एक कॉलम का सिलेक्शन करके ले लिया। तो एक्चुअली में ये प्रोजेक्शन जो होता है इसको हम सिलेक्शन भी कह सकते हैं, सिलेक्शन भी कह सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास एक्चुअली में 3 कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स थे, और 3 कॉलम्स में से हमने एक कॉलम को सेलेक्ट किया, एक कॉलम को सेलेक्ट किया, और इसके सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो ये था, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट में तीनों के तीनों कॉलम इन्वॉल्व थे, बट आई वांट टू सेलेक्ट ओनली 1 कॉलम आउट ऑफ 3। तो आप ये देखना चाहते हो कि हम 3 कॉलम में से केवल एक कॉलम सेलेक्ट करना चाहते थे, दैट्स व्हाई आवर आउटपुट इज दिस। बट एक क्वेश्चन का एक स्टूडेंट आया, थोड़ा शरारती स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और उसने मुझसे पूछा कि सर मैं 3 में से एक ही सेलेक्ट क्यों करूं, मैं 2 कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूं। हाँ, ये कोई बात रही कि आप चाहते हो कि हम एक ही कॉलम, मुझे तो स्टूडेंट का नाम भी चाहिए, पिताजी आए उनके, और हमें उनका नंबर भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नाराज मत होइए, मैं आपको ऐसा करता हूं, स्टूडेंट का टेबल यहां पर मैंने लिख दिया, क्योंकि सब कुछ तो निकल के स्टूडेंट से ही आएगा, क्योंकि सारे कॉलम्स स्टूडेंट में ही हैं। तो स्टूडेंट में मैंने कॉलम को लगा दिया और फिर मैंने पाई लगाया। मैंने कहा आपको कितने कॉलम्स की डिमांड है, पिताजी से पूछा। तो पिताजी ने कहा कि भाई भाई मेरे को ना मेरे बच्चे का नाम भी चाहिए, मेरे बच्चे का रोल नंबर भी चाहिए, और मेरे बच्चे का ना मार्क्स भी चाहिए। मेरे बच्चे का रोल नंबर मुझे पता है, नाम और मार्क्स दे दो। सो आई वॉन्ट 2 कॉलम्स आउट ऑफ 3, देन डेफिनेटली द आउटपुट विल बी लाइक दैट। आउटपुट आपको यहां पर ये दिखाई पड़ेगा। तो आप देखने जाएंगे जब आउटपुट को, तो आउटपुट आपको इस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। ये रहा SID और ये रहा S नेम, ये S1 S2 S3, और ये सॉरी मार्क्स में मुझे ले लेने हैं, तो ये मैं मार्क्स ले ले रहा हूँ। तो ये मार्क्स मैंने ले लिए 80, 85, 90। अब यहां से आप इतना तो समझ ही गए होंगे, समझने वाले को इशारा काफी है कि मैं 3 में से 3 भी ले सकता था। तो ये मैं इस चीज को अगर और वेरिएशन करना चाहूं इसमें, तो पिताजी ने कहा कि नहीं भैया मेरे को बच्चे का नाम भी बताओ। तो ठीक है भैया, अब मैं SID दे दूंगा, S नेम दे दूंगा, और मैं यहां पर मार्क्स भी दे दूंगा। बस कॉमा लगाते जाइए और आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी यही टेबल निकल के आ गई। ठीक है, तो आउट ऑफ 3 आप 3 में से 3 पूरे सेलेक्ट कर सकते हैं। जीरो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। कोई चाहे कि मुझे जीरो सिलेक्शन चाहिए, तो मतलब क्या भाई साहब, आप करना क्या चाह रहे हो? जीरो सिलेक्शन कोई सिलेक्शन होता है? मिनिमम आपको 1 कॉलम तो चाहिए ही चाहिए होगा, और फिर आपको या तो टोटल कॉलम चाहिए होंगे टेबल के। तो पाई का अगर आप ये देखते हैं कि पाई मिनिमम कितना सेलेक्ट कर सकता है, तो पाई मिनिमम 1 कॉलम सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर किसी टेबल में n कॉलम है, सपोज हमारी एक टेबल ये है और इसमें कॉलम हमारे A1 से लेके AN तक हैं, तो पाई जो है उसमें आप देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम की अगर आप बात करेंगे तो मिनिमम आपको 1 टेबल दिखेगी और मैक्सिमम आपको n कॉलम दिखाई पड़ सकते हैं। तो मिनिमम हो सकता है कि आपको कोई एक कॉलम सेलेक्ट करके दिया जा रहा, वो कोई एक कॉलम कोई भी हो सकता है, और यहां से मैक्सिमम आपको सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करके दिया जा सकता है, और फिर बीच में कुछ भी दिया जा सकता है, 2 कॉलम्स को, 3 कॉलम्स को। पहली बात यहां से एकदम परफेक्टली क्लियर हुई होगी पाई के बारे में। पाई प्रोजेक्शन जरूर यूज किया जाता है, बट प्रोजेक्शन का मतलब सिलेक्शन ही होता है। सिलेक्शन कहां से? आप पूरी टेबल के कॉलम्स में से अपने स्पेसिफिक कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप पाई का यूज कर रहे होते हैं।
तो ये पाई के बारे में पूरी कहानी अभी नहीं हुई है, बस मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। अभी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाया जाता है किस तरीके से, लेट्स इलैबोरेट। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे ऑपरेशंस के। फॉर एग्जांपल हमारा स्टूडेंट टेबल ही ले लेते हैं, बिकॉज फेवरेट टेबल मैं शुरू से लेता आ रहा हूँ, और इसमें मैं स्टूडेंट की आईडी ले रहा हूँ और स्टूडेंट का नेम ले रहा हूँ। सपोज दो ही फील्ड में, दो ही कॉलम मैंने लिए, और मैंने एक टेबल बना ली यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर एक कॉलम एसआईडी का दे दिया और एक कॉलम एस नेम का दे दिया। चूंकि एसआईडी में रिपीटेशन नहीं होता है तो मैं नहीं रख रहा हूँ रिपीटेशन। और यहाँ पर मैंने दो स्टूडेंट्स के नाम रवि हैं और अभिषेक हैं। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं कि स्टूडेंट टेबल में मैंने पाई लगा दिया और एस नेम दे दिया, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई। अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं सोचने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि एक एस नेम निकला जिसमें रवि और अभिषेक निकला। ठीक है। और एक ऑप्शन निकला एस नेम जिसमें रवि और अभिषेक निकला, मतलब डुप्लीकेट्स हटा दिए गए हैं। तो ध्यान रहे कि आपको कौन से ऑप्शन पे जाना होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। पाई जो होता है केवल डिस्टिंक्ट वैल्यूज को लेता है, तो पाई ऑलवेज कंसीडर्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज, हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज को पाई उठा के लेता है। पाई कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं लेता, पाई डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। तो जब आप पाई की बात करोगे तो ये वाला डुप्लीकेट्स हटा दिया जाएगा, या अगर सभी डुप्लीकेट्स होते फॉर एग्जांपल तो केवल एक ही डुप्लीकेट्स को उठाया जाता, केवल एक ही डिस्टिंक्ट वैल्यू को उठाया जाता। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि मान लेते हैं एकदम वर्स्ट कंडीशन में कि इसका नाम भी रवि है, देन आंसर इसमें क्या होता? तब आंसर केवल इस क्वेश्चन का यही होता। तो ओनली वन नेम रवि विल बी रिफ्लेक्टेड जब आप पाई स्टूडेंट एस नेम क्वेरी चलाते, और ये क्या होती? हमारी क्वेरी होती। दिस इज द क्वेरी क्यू। तो अगर हमको स्टूडेंट्स का नाम सेलेक्ट करना होगा तो हम पाई ऑफ स्टूडेंट एस नेम दे देंगे और वहां पर रवि सेलेक्ट होके आ जाएगा, सारे डुप्लीकेट्स को हटा दिया जाएगा। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह है, बिकॉज पाई सेट थ्योरी पे काम करता है, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा पूरा सेट थ्योरी पर काम करती है। तो सेट थ्योरी में कभी भी डुप्लीकेट्स को अलाउड नहीं किया जाता है, केवल आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही अलाउड किया जाता है, इसलिए डुप्लीकेट्स वैल्यूज को यहां पे हटा दिया जाएगा। तो एक नोट करने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पाई में डुप्लीकेसी नहीं होती है। पाई में वैल्यूज की डुप्लीकेसी नहीं होती है, नहीं होती है। तो पाई में डुप्लीकेसी नहीं होती है, पहली बात। दूसरा एक चीज आपको समझने में आनी चाहिए कि जब आप किसी भी इंडिविजुअल कॉलम को सेलेक्ट करते हो किसी टेबल आर से, और वो कॉलम है हमारा सपोज ए, तो आपको मिनिमम कितने टपल मिल सकते हैं और मैक्सिमम कितने टपल मिल सकते हैं? तो मिनिमम कितने टपल मिल सकते हैं और मैक्सिमम कितने टपल मिल सकते हैं? दैट्स द क्वेश्चन। तो सिंपली इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसी टेबल को उठा लेता हूं, ये एक टेबल में आर मान लेता हूं और आर में कॉलम ए मान लेता हूं, ठीक, जो कॉलम यहां चिपकाया गया है नीचे, और इसकी सारी वैल्यूज को मैं ए मान लेता हूं। सपोज ये मेरा प्राइमरी की नहीं है या कैंडिडेट की नहीं है, तो सारी वैल्यूज हमारी क्या है? डिस्टिंक्ट नहीं है, और सेम निकल के आ जा रही है इन द वर्स्ट केस। उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा ए ओनली वन टपल्स यू रिक्वायर्ड। तो आपको सारे डुप्लीकेट्स हटा दिए जाएंगे, केवल एक डिस्टिंक्ट वैल्यू को उठा लिया जाएगा। बट मैक्सिमम के केस में क्या हो सकता है?
मैक्सिमम के केस में ये हो सकता है कि मान लो ए हमारा की हो, सो की equal to a, then the value of a will be distinct, a1 a2 dot 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 an. सपोज n हमारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं a में. इन दिस केस हमारे पास मैक्सिमम n टपल्स आपको दिखाई पड़ेंगे. वाई n टपल्स? बिकॉज आपको a1 is the first tuple, a2 is the second tuple dot dot and en is the nth tuple. So total n टपल्स. मैंने अभी यहां पर और इसके साथ के फील्ड्स नहीं लिए हैं, केवल अकेला कॉलम ले लिया है, इसलिए आप इसको लग रहा होगा कि ये टपल नहीं है, क्योंकि अभी टपल आपकी देखने की जो आदत है, आपका नजरिया है, वो टपल देखने का नजरिया ये है कि मल्टीपल इस तरीके का ये आपको रो जो है दिखाई पड़ेगी, वो टपल. लेकिन आप इसमें मल्टीपल रो भी ऐड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एन टपल्स आपको मैक्सिमम दिखाई पड़ेंगे पाई में. तो पाई जो है मिनिमम 1 टपल्स तो रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, और मैक्सिमम एन टपल्स रिफ्लेक्ट करेगी. दूसरी बात, पाई कितने कॉलम, ये तो टपल्स की बात हुई है, ये तो टपल्स मतलब रो की बात हुई है. ठीक है, टपल्स कह लो, रो कह लो. ठीक है, टपल्स और रो की बात हुई है. लेकिन अगर मैं बात करूं कि पाई इन टर्म्स ऑफ कॉलम क्या करती है, कॉलम क्या करती है, तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या करेगी, लेट्स बी सी. तो मिनिमम और मैक्सिमम भी वही करेगी कि एक कॉलम उठा सकती है और मैक्सिमम पूरे एन कॉलम उठा सकती है, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं पाई के बारे में. ठीक है, अब एक चीज आपको क्वेश्चन ये देखना पड़ेगा कि क्या पाई में कॉलम के ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क पड़ता है. ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट टेबल उठाता हूं और स्टूडेंट टेबल में मैं एसआईडी ले लेता हूं और एस नेम ले लेता हूं और मार्क्स ले लेता हूं, मार्क्स ले लेता हूं और फिर एक टेबल बना लेता हूं. ये मेरी एसआईडी रही, ये मेरा एस नेम रहा और ये मेरा मार्क्स रहा. ये मेरा S1 S2 S3 रहा और ये मेरा नेम विक्रम, रवि, हरि, मार्क्स 80 90 95. अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहूं कि मैंने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट और स्टूडेंट टेबल का नाम देने के बाद मैंने यहां पर पाई लगा दिया और पाई मैंने एसआईडी दे दिया और एस नेम दे दिया और मार्क्स दे दिया. ठीक है, ये मैंने क्वेरी Q1 दे दी. क्वेरी का मतलब प्रोग्राम. फिर एक दूसरे बच्चे ने कहा, अरे मां साहब मैं ऐसी क्वेरी देना चाहता हूं, पाई एस नेम मार्क्स और एसआईडी और फिर यहां स्टूडेंट. क्या इन दोनों में फर्क है? तो वो पूछेगा क्या Q1 इक्विवेलेंट टू Q2? बिल्कुल सही बात है. कॉलम्स के ऑर्डर चेंज कर देने से क्या फर्क पड़ेगा? आप अपने कॉमन सेंस को थोड़ा सा चैलेंज करो, कॉमन सेंस के बिहाफ पे सोचो. अगर कोई स्टूडेंट का रोल नंबर बीच में रख देता है यहां पे और एस नेम यहां पे रख देता है, तो बस देखने में ही तो वो कुछ अलग सा दिखेगा, बट पूरी रो की जो इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी है वो तो मेंटेन रहेगी ना. क्योंकि विक्रम S1 का नाम होना चाहिए, तो आप यहां पे S1 ले आओ और यहां पे विक्रम, तो S1 का नाम तो विक्रम ही रहने वाला है. तो यहां पर कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं हो रही है, कोई उनमें आपस में डिपेंडेंसी लूज नहीं हो रही है. तो कॉलम को शिफ्ट कर देने से कोई भी इंटीग्रिटी लूज नहीं होती है, ये ध्यान रखें. वरना बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन आ जाता है कि कॉलम को हम लूज कर देने कॉलम को लूज कर देने से हमें ये प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, सो दैट इज द रीजन.
अब यहां पे सिंपल सा एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा कि दिस, तो कॉलम के जो नाम हैं वो इस तरीके से मैंने दिए हुए हैं। अब कॉलम का नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कॉमन सी बात है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही रहने वाली है। S1 चाहे आप इधर लिख दो, चाहे इधर लिख दो, विक्रम इधर लिख दो, मार्क्स कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कॉलम का ऑर्डर जो है वो डजेंट मैटर, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आपको इन जनरल ऐसा दिखाई पड़ेगा कि क्या पाई कॉम्यूटेटिव है, क्या पाई कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का सिंपल मतलब है कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का मतलब ए प्लस वी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज द कॉम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, दिस इक्वल टू, मैं एक मैथमेटिक्स के एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, बी प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी बाकी है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वाला, इसको मैं डिस्कस करूंगा जब मैं ये आए हुए क्वेश्चन है, इवन डिस्कस ही कर लेता हूं इसको यहाँ पे। कम्यूटेटिव वाले को, एसोसिएटिव वाले को आपके असाइनमेंट्स पे मैं दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट टेबल लेता हूं और स्टूडेंट टेबल में वही अपना कि पाई मैंने मार्क्स पहले ले लिए, मार्क्स मैंने पहले ले लिए, फिर मैंने मार्क्स में फॉर एग्जांपल पहले मैं मार्क्स ले रहा हूं और फिर मैं पाई एस नेम ले रहा हूं और फिर मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट टेबल में पाई एस नेम और फिर मैं लिख दे रहा हूं पाई मार्क्स। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों चीजें एक ही हैं या नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं सिंपली आपको एक क्वेश्चन पिच कर रहा हूं, वो आप देखिएगा। मान लो मैं पिछली टेबल से ही इस टेबल में जाता हूं और इस टेबल में मेरे 80, 85, 90 पड़े हुए हैं, ठीक है। इस टेबल को ही मैं उठाता हूं तो ये आउटपुट क्या देगी, ये आउटपुट देगी 80, 85, 90। ये केवल एक कॉलम प्रोजेक्ट करके देगी जिसका नाम होगा मार्क्स। अब लेकिन उसमें से आप एस नेम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो भाई, बिकॉज आपके पास इनपुट में तो केवल मार्क्स पड़ा है, मार्क्स में तो एस नेम है नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है लिखने का। और जब आप ऐसे लिखने जाओगे एस नेम और मार्क्स, तो ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है, बिकॉज एस नेम में से ये मार्क्स कैसे सेलेक्ट करेगा, बिकॉज एस नेम में आपका निकल के आएगा विक्रम, रवि, हरि, और इसमें से आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो मार्क्स। तो भैया नेम में से मार्क्स कैसे निकाल के दे देगा, नेम में मार्क्स है ही नहीं, या तो इसमें नेम में मार्क्स होने चाहिए थे। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पाई जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब उसके अगर पहला पाई, मतलब यहां पर अगर आप जो पाई लगा रहे हैं और यहां पर जो पाई लगा रहे हैं, उनके ऑर्डर को अगर आप चेंज करने गए तो डेफिनेटली उनके ऑर्डर को चेंज करने पे रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ जाएगा, रिजल्ट पे फर्क पड़ जाएगा, या आप कोई भी कुछ भी करना चाह रहे हो तो उनके रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। तो अभी के लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं और मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर पर और डिस्कस करूंगा इसका नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नेक्स्ट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा ऑपरेटर। और सिग्मा ऑपरेटर के डिस्कशन में हम देखेंगे कि सिग्मा ऑपरेटर क्या क्या काम करता है, सिग्मा ऑपरेटर का पर्पस क्या है। तो पाई के बारे में आई होप
बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों को हुई होगी कि पाई कहाँ पे यूज होता है। कॉलम्स को सेलेक्ट करने का काम पाई करता है। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा अपने इस यूनिक प्रोग्राम के बारे में कि पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको इस प्रोग्राम के थ्रू मिलता है, जहां पर सर आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक रोड मैप देते हैं। आपकी प्रिपरेशन का 1-to-1 रोड मैप रहेगा, प्लस व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको देखने को मिलता ही होगा। ऑप्शनल और मैंडेटरी वीडियोस मैंने लिखा नहीं है बट मैं डाल दे रहा हूं, मैंडेटरीज वीडियोस भी मिलेंगे आपको, प्लस आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल वीडियोस, और आपको साथ में मिलेंगे असाइनमेंट्स, फुल सोल्यूशन विद फुल सोल्यूशन। तो इतना सारा एक कंप्लीट पैकेज आपको दिख रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई हमारी टीम, मैं पर्सनली इस काम को कर रहा हूँ, इसमें कोई सर का पिच नहीं है कि ये सब बोलना है कि नहीं बोलना है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसलिए इसको बोला है। तो मैं अपने बिहाफ पे अपनी इच्छा से ये बात रखना चाहता हूँ। तो अभी पाई रिलेशनल अलजेब्रा की हमने अच्छे से शुरुआत की, इसको समझिएगा, और जहाँ पे भी अगर सुपर की में कोई कंफ्यूजन आता है हम उसको मॉडिफाइड करके आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, इस लेक्चर को देखिएगा। अगर सुपर की से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको आप मुझे बताइएगा, मैं अगर उसमें अपग्रेड करके कुछ आपको दे दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन आता है। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। दिस इज कॉल्ड द सिग्मा ऑपरेटर, रूल सिग्मा। तो अभी करते हैं इस लेक्चर को फिनिश। थैंक यू सो मच।